गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि सब दिन की तरह आज भी मैं आपको महत्वपूर्ण जीके लेकर के मतलब करंट का जीके लेकर के आया हूँ, और जो भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे वो सब लेकर के आया हूँ। आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और जितने भी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के लिए उपयोगी है मैं वह हर लेकर के आ रहा हूँ, सब लेकर के। जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अपना दोस्तों के बीच में। आइए थोड़ी सी बाहर की आवाज़ को बंद कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, अंधेरा तो नहीं हो गया। आइए ठीक है, आइए आप देखते हैं अपना सब पूरी तरह से। कि पहला देखते हैं, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिन्हा है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिन्हा है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिन्हा है। कौन है? एन.के. सिन्हा है। तो आइए थोड़ी सी यहाँ पे अपना लोग रफ करते हैं, थोड़ी सी यहाँ अपना लोग रफ करने के लिए स्पेस रखे हैं। अब आइए थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं अपन लोग। किसी बार वित्त आयोग, आइए वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। आइए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। और वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। कौन? वित्त आयोग। अब आइए तो वित्त आयोग की, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिन्हा है। अब आइए आगे देखते हैं, NVS 0.1 ये जो है आपको उपग्रह है। ये क्या है? ये उपग्रह है, नेविगेशन सैटेलाइट। इसका फुल फॉर्म समझिए, नेविगेशन सैटेलाइट 0.1। इसको जो परीक्षण किया गया है मई 2023 ईस्वी में। कब? मई 2023 ईस्वी में परीक्षण किया गया। अब प्रक्षेपण यान GSLV F12 मतलब नेविगेशन सैटेलाइट 1, इसको मई 2023 में प्रक्षेपण किया गया। अब प्रक्षेपण यान है GSLV F12 के माध्यम से इनका प्रक्षेपण किया गया। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं, व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। ये जो अभी हम 3 या 4 द्वीप बताने वाले हैं, जैसे व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। को पूछे गए थे एग्जाम में। आइए हेवलॉक द्वीप जो है इसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया। हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया। आइए नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया। अब आइए रोस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। आइए रोस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। ये जो हम 4 द्वीप बताए, व्हीलर द्वीप, हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप, चारों का नाम याद रखना जरूरी है। ये चारों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के अभी जो सरकार है इसमें काम जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नाम परिवर्तन का काम सबसे आगे हुआ है। अगर देखा जाए, जैसे
बिहार के मिथिला मखाना है। देखिए यार, बिहार का जो मखाना है, आइए, बिहार मखाना, ध्यान दीजिए, बिहार मखाना का नाम बदल के कर दिया गया है मिथिला मखाना कर दिया गया। क्या कर दिया? मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, मखाना। देखिए, मिथिला मखाने के लिए दरभंगा, मधुबनी ये क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है और इस जैसा जीआई टैग भी प्रदान कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखिए। तो अब आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात नोट करेंगे। अभी अपना लोग, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ मिटाने वाला। हम जो ये आपको नोट में, मतलब ये जो रफ में बताते जा रहे हैं, तो आप लोग भी करते चलिएगा। इंतजार मत करिएगा कि सर अंत में इस साइड मौका मिलेगा, क्योंकि सारी क्वेश्चन का रफ यही करेंगे एक साइड में, क्योंकि तब जाकर के जो है इसका कंप्लीट करेंगे लेक्चर को। आइए, आप लोग इसको लिख लिए होंगे उम्मीद है, और ये स्टडी कीजिए। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में 2-4 लाइन जो महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सबसे पहले देखिए इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इनके जन्मदिन पर पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रश्न पूछेंगे किसके जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ध्यान दीजिए, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसके बाद 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की विधिवत स्थापना की। आइए, 1943 में आजाद हिंद फौज की विधिवत स्थापना की। ये लिखते चलिएगा, हम आपके सहूलियत के लिए ये नया टेक्निक निकाला हूं पढ़ाने के लिए। हम आप लोग के बारे में ही सोचते रहते हैं कौन सा तरीका से पढ़ाए, कितना आप लोग को अच्छा से अच्छा बेनिफिट मिल सके। हम आप लोग के शुभ चिंतक हैं और आप लोग हमारी ही कमियां निकालने लग गए। हाँ, हमारी कमियां हैं, हम उनको दूर करेंगे, समझ गए ना। पर आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, और हमको फ्री माइंड से आप लोग पढ़ाने दीजिए, तो मैं दुनिया के हर एक वो निचोड़ के ला करके पॉइंट दे देंगे जो आपके एग्जाम में सीधा डायरेक्ट हिट होंगे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जबकि आजाद हिंद फौज ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग का उपज माना जाता है। वैसे तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, लेकिन उसके वास्तविक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। आइए, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आइए, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। इसका मतलब समझते, ये तो नारा है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
अरे आपके शरीर का ब्लड मुझे नहीं चाहिए, यही तो सोच आपका गड़बड़ है। चलिए कंपटीशन का तैयारी करने के लिए थोड़ी सी भी समझ ही नहीं है, हाँ? तो किस चीज के आप कंपटीशन के साथ कहलाइएगा? अब भी आप निगेटिव से जूझ रहे हैं ना, तो आपकी विकास कैसे होंगे? पॉजिटिव सोचिए, आई पॉजिटिव तो यू पॉजिटिव, समझ गए ना? अगर हम पॉजिटिव है तो आपको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं, नजर को बदलिए, नजरा बदल जाएंगे, है। नजर को बदलिए, नजरा बदल जाएंगे। खुद को बदलिए, किनारा बदल जाएंगे। हम दूसरों को नहीं सुधार सकते हैं, पर अपना सुधार जरूर सकते हैं। हम अपना दोषों का नहीं सुधार सकते हैं, हाँ खुद सुधर जाइए तो दुनिया सुधर जाएंगे। अपना सुधार, अपना कमी देख नहीं रहे, दुनिया को चल दिए। इसका मतलब यही हुआ, नजर को बदलिए ना तो नजरा बदल जाएगा, और सोच को बदलिए सितारा बदल जाएगा। खुद को बदलिए किनारा बदल जाएगा। समझ गए ना? तो ताली लगाइएगा, आप लोग अच्छा लगा होगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का मतलब होता है कि आप मुझे साथ दीजिए और हम भी आपके साथ है। दोनों मिलकर के अंग्रेजों के चंगुल से भारत को छुड़ा लेंगे, आजाद करा देंगे। इसका मतलब यही होता है। आइए, इसके ही सुभाष चंद्र बोस जी का ही एक नारा है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। हो आपके ये नारा सिंगापुर में दिए थे। ये नारा सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिए थे कि दिल्ली चलो। एक नारा और है, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जय हिंद का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड बोलो क्या स्थापना, सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। आजाद हिंद फौज की विधिवत स्थापना सुभाष चंद्र बोस। आइए, इनके गुरु चित्तरंजन दास है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास है। तो आइए, इस क्वेश्चन पे तो थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको प्रमुख झलक दिए, जो आपके एग्जाम में सीधा हिट होगा। समझ गए ना? तो आप इसको भी लिखते चलिएगा, ठीक है ना? अब आइए आगे चलते हैं। गाई यात्रा उत्सव 2023। तो गाई यात्रा उत्सव 2023 नेपाल में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। गाई यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। गाई यात्रा उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। तो आइए नेपाल की कुछ विशेषता देखते हैं। अब आप इसको लिख लिए होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं और फिर आगे चलता हूं। आइए, अब कल से मैं आपको थोड़ा सा जितना करंट पीछे पड़े हैं, मैं उनका भी स्टैटिक जीके के रूप में लेकर के आऊंगा रिवाइज कराने के लिए। इतना बात ध्यान दीजिए। अब मैं स्टैटिक जीके लूंगा और कल से आपका सेशन शुरू हो जाएंगे। आप जो पीछे पड़े हैं उनको मैं रिवाइज यहाँ पे कराते आऊंगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद करा दो। आइए, नेपाल को देखना है ना। नेपाल अभी देखिएगा, एक मैं बात, अभी नेपाल में अभी भूकंप आए हैं, काफी तबाही मचाए हैं। तो मैं भूकंप पे लेकर के आने वाला हूं। अभी देखिएगा, हाल ही में नेपाल में पहली झटका आया था 6.4 तीव्रता, 6.4 तीव्रता। अब मैं नया थोड़ा अपडेट करूंगा, क्या है नहीं है उस पर थोड़ा समय लेकर के आऊंगा, फिर आप लोग को बताऊंगा। थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। आइए, भूकंप की पहली बार जब नेपाल में इस विश्व में जो झटका आए थे, उस समय इसकी तीव्रता था, भूकंप की तीव्रता था आपको 6.4। आइए, भूकंप जहां से उत्पन्न होता है,
भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र कहते हैं। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये आंतरिक भाग ये वाला सतह भाग है, ये सतह हो गया, ये आंतरिक भाग हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ और यहाँ पे उत्पन्न हुआ, डायरेक्ट ये पृथ्वी पर पहुंचता, कहाँ पहुंचेगा? अपना से ठीक पृथ्वी के ऊपरी भाग पर। इसको अधिकेंद्र बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। और जहां से उत्पन्न होता है उसको भूकंप केंद्र बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं। अब भूकंप केंद्र के ठीक ऊपरी पृथ्वी के सतह को अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। भूकंप में 3 प्रकार की लहर, 3 प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। प्रथम कंपन है पी वेव, प्राथमिक तरंग। ये सबसे पहले आदमी को भूकंप की झटका देने का काम करता है, वह पी वेव। इसकी चाल होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर तक की दूरी को भूकंप की झटका पहुंचाता है। कौन? पी वेव। समझ गए? ये सबसे पहले आपको अधिकेंद्र पर पहुंचता है। कहाँ पे? अधिकेंद्र पर। इसके बाद आता है आपको एस वेव। कौन सा? एस वेव। एस वेव जो आता है, एस वेव जो आता है, ये पृथ्वी को जो है ना, एस वेव जो आता है ये पृथ्वी के केवल ठोस भाग में गुजरती है। ये केवल ठोस भाग से होकर के गुजरती है। कौन? एस वेव। इसका चाल पी वेग से आधा होता है, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। ये केवल ठोस में गुजरती है। किसमें? ठोस में। और अंतिम समय में जो उत्पन्न होता है एल वेव। एल वेव, एल वेव सबसे अंतिम समय में। देखो, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मतलब हिंदी में धात्रीय तरंग बोलते हैं। आइए, इसका 2 से 3 किलोमीटर इसका चाल होता है। 2 से 3 किलोमीटर तक इसकी चाल होता है। और ये ठोस, द्रव, गैस हर एक माध्यम में गुजरती है। ये हर एक माध्यम में गुजरती है और ये सबसे ज्यादा विनाश इसी से होता है। विनाशकारी जो है ना भूकंप तरंग एल वेव है। अब सुनिए, इसका खोज किया था HD लव। HD लव ने इनका खोज किया था, इसीलिए कि एल वेव को कभी कभी लव वेव के नाम से जाना जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। आइए, ये सब तो कहानी समझ गए भूकंप के बारे में, क्योंकि अभी अभी नेपाल में भूकंप आए। हम अगली वीडियो में नेपाल के भूकंप से संबंधित सारी समस्या को लेकर के आएंगे। अभी मैं भूकंप के थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया और ये सब चीज वहां नहीं बताएंगे। आइए, नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अब बिहार के 7 जिला नेपाल के साथ सीमा बनाती है। बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाती है? 7 जिला नेपाल के साथ सीमा बनाती है। आइए अब आगे चलते हैं अपना सब। अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा। तो हम आपको जब G20 बैठक हुए थे उनके मैं स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। नहीं तो मैं फिर रिवाइज करने के लिए ला दूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल आप देख लीजिएगा। कहेगा, क्वेश्चन पूछेंगे G20 के अंतर्गत जो है भारत की ओर से शेरपा कौन था? तो वह भारत की ओर से शेरपा था आपको अमिताभ कांत। ये भारत की ओर से G20 के शेरपा था, ठीक ना। अब बाकी बात इसके बारे में हम आगे बताएंगे, बता भी दिया है, देख लीजिएगा। अब आइए, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर है। तट मंदिर जो है आपको ये तमिलनाडु के अंतर्गत। प्रश्न पूछेंगे, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर में है। तट मंदिर में स्थापित किया और तट मंदिर तमिलनाडु में है। मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे हल्का सा मैं आपको अति कर देता हूँ, क्या कहते हैं, रफ कर देता हूँ। आइए यहाँ पे आप
ये लिखते चलेगा ना भी आप लोग। तमिलनाडु जो है, आइए, तमिलनाडु सबसे पहले इसकी राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी अभी चेन्नई है। चेन्नई, चेन्नई का पूर्व नाम मद्रास था, है। चेन्नई का पूर्व नाम क्या था? मद्रास। अब ये इसी के अंतर्गत देखिएगा, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर में स्थापित किया गया है। तट मंदिर, आइए, तट मंदिर कहाँ स्थित है? आपको तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में है। और तट मंदिर को ये जो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। इसे, आइए, पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। प्रश्न पूछेंगे, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किसे घोषित किया गया? तट मंदिर को। तट मंदिर का है तमिलनाडु में है। इसकी राजधानी चेन्नई, चेन्नई का पूर्व नाम मद्रास। अब आइए, तमिलनाडु ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। दक्षिणी राज्य है कौन? तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के जो है ना, तमिलनाडु के तट पर जाड़े के दिनों में लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। लौटती हुई मानसून के कारण, इसी को बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून, इसी का नाम है उत्तरी पूर्वी मानसून। मतलब लौटती हुई मानसून का ही नाम है उत्तरी पूर्वी मानसून। इसी मानसून के कारण जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। ये लिख लीजिएगा, बड़ा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब भैया आगे चलते हैं अपना सब संप्रीति सैन्य अभ्यास। तो संप्रीति सैन्य अभ्यास जो है, देखिएगा, ये भारत बांग्लादेश के बीच में होता है। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में होता है। उसके बाद आइएगा, तो भारत, इसमें जो है दोनों देश के थल सेना भाग लेता है। इसमें दोनों देश के कौन सा? थल सेना भाग लेता है। उसके बाद पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, ये रिपोर्ट आपको जारी, ये इंडेक्स जारी करता है। ये इंडेक्स आपको जारी किया है, ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जो है ना, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 का रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें सबसे बड़ा राज्य का दर्जा मिला है किसको? हरियाणा का। और सबसे छोटा राज्य सिक्किम, अपना बिहार को स्थान प्राप्त हुआ है। 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। और उसके बाद ये आगे देखते हैं अपना सब। अब आगे देखते हैं अपना सब, इसमें जो है सिक्किम जो हो गया ना, ये भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और बिहार की राजधानी पटना। तो बिहार का जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में इसको स्थान प्राप्त हुआ, 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए इसका सार बिंदु देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिन्हा है। NVS-1 नेविगेशन सैटेलाइट, इसका परीक्षण मई 2023 में किया गया। प्रक्षेपण यान है GSLV F-12 के द्वारा इसको प्रक्षेपण किया गया है।
व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप, हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप, नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया, गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। अभिकांत भारत अभिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा है और भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर को घोषित किया गया है जो तमिलनाडु में है। संप्रीति सैन्य अभ्यास 2022, ये भारत बांग्लादेश के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। दोनों देश के स्थल सेना भाग लेता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी करता बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया। प्रथम स्थान हरियाणा को मिला और अंतिम स्थान सिक्किम को मिला और बिहार को 15वां स्थान मिला। चलिए इन्हीं के साथ आज की सेशन समाप्त होते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो को अच्छी तरह से सुनिएगा और इस जो एस्थेटिक जीके बना रहा हूँ उसको लिखिएगा और आगे जो समस्या होंगे आप मैसेज कीजिए या आप कोचिंग में ही बोल सकते हैं कि इसमें ये समस्या है तो मैं उनको दूर करूँगा। ये मैं नया तरीका लाया हूँ, इस तरीका से आप लोग कितना संतुष्ट है मैसेज करके बताइएगा कि ये पढ़ाने का तरीका ठीक है कि इसमें चेंज करना पड़ेगा, तो आप लोग राय दीजिएगा तब ना फिर उस अनुसार से आगे करेंगे। चलिए इन शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत, लेकिन लाइक करना कोई मत भूलिएगा और दोस्तों को ग्रुप में भेज दीजिएगा। धन्यवाद।